इस केस में इस वीडियो में अपना अगला केस है केस नंबर 28। ठीक है, ये कॉन्ट्रासेप्शन का केस है। ये फीमेल है ना, फैमिली प्लानिंग के लिए ऐसी कोई कंप्लेन वगैरह नहीं है। तो इसमें कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में कुछ कुछ चीज़ अपन को याद रखनी पड़ेगी। इसमें अपन है ना पेशेंट से पूछेंगे कि है ना तुम्हें कैसी फैमिली प्लानिंग चाहिए, कैसा कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, क्या तुम्हें परमानेंट चाहिए या टेम्प्रेरी चाहिए। ठीक है, अगर है ना पेशेंट को कोई भी पहला सिनेरियो हो गया कि पेशेंट को है ना कभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो ऐसा परमानेंट इसको चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन, तो अपन क्या बोलेंगे इसको, ट्यूबेक्टोमी करेंगे या फिर वैसेक्टोमी करेंगे या फिर ट्यूबल लाइगेशन करेंगे। तीन चीज़ हो सकती है। ठीक है, या तो है ना फीमेल का ट्यूब होता है उसको काट लेंगे तो ट्यूबेक्टोमी, मेल का है ना वास्ट डिफरेंस काट लेंगे तो वैसेक्टोमी, और फीमेल के ट्यूब को लाइगेट मतलब बांध के रख देंगे तो उसे ट्यूबल लाइगेशन बोलते हैं। ये परमानेंट मेथड होगा। ठीक है, पहली चीज़। और इफ़ है ना अगर उसको है ना फ्यूचर में कभी प्रेगनेंसी चाहिए लेकिन फ़िलहाल उसको कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, कुछ कुछ सालों तक उसको नहीं होता प्रेग्नेंट, तो दूसरा केस हो गया। इसमें अपन क्या क्या दे सकते हैं, अगर अगर उसको 5 साल तक नहीं चाहिए प्रेगनेंसी तो बेस्ट रहेगा अपने आईयूडी। ठीक है, इंट्रायूटेरन डिवाइस, इसमें इसका एग्जांपल हो गया कॉपर टी। ठीक है, इसके अलावा अपन ओसीपी भी दे सकते हैं, मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ठीक है, तो मतलब टेम्प्रेरी चाहिए तो क्या चीज़ देंगे, एक तो आईयूडी दे सकते हैं, एक ओसीपी दे सकते हैं। अब आईयूडी देने से पहले हमें कुछ लैब टेस्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, बिफोर कॉपर्टी इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं। उसमें क्या होता है, पहला सीबीसी होता है जिसमें अपन एनीमिया और इन्फेक्शन देखेंगे, क्योंकि आईयूडी होता है ना उससे इन्फेक्शन के चांस बढ़ते हैं और ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो सीबीसी देखेंगे अपन इसके लिए। उसके अलावा अपन अल्ट्रासाउंड करेंगे फीमेल का। उससे क्या होगा, अपन यूट्रस देखेंगे कि यूट्रस उसका नॉर्मल है या नहीं है, कि अगर बाइकॉर्डिनेट है, यूनिकॉर्डिनेट है या फिर नॉर्मल है, वो सब देखेंगे। अगर मान लो किसी का ऐसा यूट्रस है तो अपन कॉपर टी ज़बरदस्ती डालने की कोशिश कर रहे हैं तो यूट्रस रप्चर हो सकता है, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड करेंगे। पैप स्मेयर करेंगे एचपीवी देखने के लिए। पीसीआर करेंगे कोई एसटीडी है तो देखने, क्योंकि ये एक यंग पेशेंट। ठीक है, इस वजह से। और इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन आईयूडी। आईयूडी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी ये होने नहीं देगा यूट्रस के अंदर, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। और पीआईडी, क्योंकि ये है ना ये कॉपर टी है ऐसे अंदर डली हुई है, तो ये इसकी थ्रेड होती है बाहर आती है वजाइना से। ठीक है, तो इस थ्रेड के थ्रू वो इन्फेक्शन ऊपर चढ़ जाएगा, तो उस वजह से पीआईडी भी कर सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये एक्टोपिक हो गया है। अब आया कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन कब कब हमें है ना आईयूडी नहीं देना है। एक तो इन्फेक्शन है जैसे कि पीआईडी है तो हम नहीं देंगे। प्रीवियस फेलियर ऑफ कॉपर टी, अगर पहले अपन ने कभी कॉपर टी दिया था और फेल हो गया था तो हमें नहीं देना है। अगर यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, तो है ना अगर यूट्राइन है ना ऐसे दो ऐसे बटा हुआ है तो उधर हमको नहीं देना है, या सेप्टेड यूट्रस है उधर हमें नहीं देना है। बाइकॉर्डिनेट यूट्रस तो वहाँ नहीं देना है। ठीक है, इनको देखने के लिए अपन ने अल्ट्रासाउंड किया था इन्वेस्टिगेशन के अंदर। ठीक है, अब आया सेकंड ओसीपी। टेम्परेरी में दूसरी चीज़ आ गई ओसीपी। ओसीपी में क्या है, अब है ना इन्वेस्टिगेशन, ओसीपी देने से पहले हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पहले तो अपन ब्लीडिंग का इन्वेस्टिगेशन कर ही देंगे क्योंकि अपन मेंसेस रोक रहे हैं। एलएफटी, सीबीसी, एलएफटी और कोक्लोग्राम, ये तीन चीज़ तो हो गई। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि ओसीपी के अंदर हार्मोन्स होते हैं तो उसके लिए अपन है ना अपन ब्रेस्ट के अल्ट्रासाउंड पहले से करके रखेंगे कि भाई कोई हार्मोनल चेंज मतलब ब्रेस्ट कैंसर वगैरह ना है, ऐसा कुछ सब कुछ। ठीक है, उसके अलावा अपन पेल्विक का भी अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। उसके अलावा अपन करेंगे एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड। एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड क्यों करेंगे, ताकि अपन गॉल स्टोन वगैरह देख सकें, क्योंकि ओसीपी में रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है गॉल स्टोन वगैरह का। ठीक है, ये सब कुछ। अब कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन ओसीपी के लिए, ओसीपी के लिए क्या कोई किस किस को ओसीपी हम नहीं दे सकते। अगर किसी को हाइपरटेंशन है, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, तो उसे ओसीपी नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि ओसीपी हाइपरटेंशन कराती है। किसी को स्टोन है, ठीक है, गॉल स्टोन वगैरह है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर या एंडोमेट्रियल कैंसर है, उनको हम ओसीपी नहीं देंगे। स्मोकर है उनको हम ओसीपी नहीं देंगे। ठीक है, मोर देन 10 सिगरेट्स, ठीक है, पैक ईयर है, उन सबको नहीं देंगे। मोर देन 10 सिगरेट पर डे पी रहा हूँ उसको हम नहीं देंगे। कोई हार्ट डिजीज़ है उसे नहीं देंगे, लीवर डिजीज़ को नहीं देंगे और डीवीटी वाले को नहीं देंगे, क्योंकि ओसीपी डीवीटी कराता है। ठीक है, हार्ट डिजीज़, लीवर डिजीज़, डीवीटी, स्मोकर, कैंसर, स्टोन, हाइपरटेंशन, ये सबको हम नहीं देते ओसीपी। और टीनेजर के लिए बेस्ट जो होता है ना वो होता है सीओसीपी प्लस बैरियर, इसको अपन बोलते हैं हॉलैंड
मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं इन दोनों कॉम्बिनेशन को। ठीक, नेक्स्ट केस है अपना केस नंबर 30। केस नंबर 30 में दिया हुआ है कि है ना, पहली बात तो है ना, ये जो है 5 मंथ्स इसका लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड था 5 मंथ्स का, ठीक है। तो 5 मंथ को अपन अगर वीक में कन्वर्ट करेंगे तो 21 से 22 वीक आ जाएगा। तो अपन लिखेंगे प्रेगनेंसी 21 से 22 वीक, ठीक है। और साथ में अपन देयर वर नो प्रेगनेंसी इन द पास्ट, ठीक है, पहली प्रेगनेंसी है और 14 साल की बच्ची है, तो अपन इसमें लिखेंगे यंग प्राइमी ग्रेविडा, ठीक है, या फिर प्राइमी पैरा। तो ये लिख दिया यंग प्राइमी पैरा, प्रेगनेंसी 21 से 22 वीक, सस्पेक्टेड आईयूजीआर है। सस्पेक्टेड आईयूजीआर क्यों है? क्योंकि इसका प्रेगनेंसी तो है 21 से 22 वीक की, लेकिन इसका जो यूट्रस का साइज़ है ना, यूट्रस साइज़ वो 20 वीक है। तो अपन अगर डिफरेंस निकाले 20 - 22, तो कम से कम 2 वीक का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये ग्रेड 1 का आईयूजीआर है, ठीक है। ग्रेड 1 का आईयूजीआर क्या होता है? 2 वीक तक। ग्रेड 2 का होता है 4 वीक तक, और ग्रेड 3 होता है 4 वीक से ज़्यादा का। तो यहाँ 2 वीक का है, तो ग्रेड 1 का आईयूजीआर हो गया ये, ठीक है। इसके इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे अपन, है ना, आईयूजीआर है तो फीटस को देखने के लिए अपन अल्ट्रासाउंड करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम बीटा एचसीजी चेक करेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि ये जो है ना, ये जो यूट्रस छोटा है, ये है ना आईयूजीआर की वजह से छोटा है या फिर बच्चे को कोई अबॉर्शन हो रहा है, वो सब कुछ देखने के लिए हम बीटा एचसीजी करेंगे। उसे रीचेक करेंगे हर दूसरे दिन, 48 आवर्स में रीचेक करेंगे कि डबल हुआ या नहीं। मैनेजमेंट में क्या करेंगे? कंटिन्यू टू टर्म प्रेगनेंसी, क्योंकि अभी है ना टर्म पे नहीं पहुंची है, कुछ 22 वीक पे है, अपन कंटिन्यू करेंगे प्रेगनेंसी को, क्योंकि हर चीज़ इसके अंदर नॉर्मल है, कुछ दिक्कत नहीं है। और रेगुलर फॉलोअप करेंगे, ठीक है। फॉलोअप में क्या होता है? बिफोर डिलीवरी। अब फॉलोअप में क्या होता है? अब ये एक्स्ट्रा चीज़ है, क्वेश्चन खत्म हो गया, ये एक्स्ट्रा चीज़ में हमने लिखवाई है। ये फॉलोअप में पहली बात तो है ना, ये जो है यंग पेशेंट है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो यंग पेशेंट में अपन को लगभग सब कुछ कर सकते हैं। सीबीसी हो गया, सीबीसी, एलएफटी, कोलोग्राम, सब ब्लीडिंग वाली सब तीनों चीज़ें होगी, ठीक है। उसके अलावा पीसीआर, माइक्रोस्कोपी, प्रेप स्मेयर, एलिसा और सिफिलिस, हेपेटाइटिस, ये सब हो गए इन्फेक्शन के लिए। इन्फेक्शन एसटीडी इन सब के लिए हो गया, क्योंकि यंग पेशेंट है। और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे, क्योंकि एस्ट्रोजन डिपेंडेंट टिश्यू है, तो इसका कोई मतलब कि कैसा उसका डेवलपमेंट हो रहा है वो देखने के लिए। और ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर की हम पहले से मतलब चेक करके रख सकते हैं, ताकि अगर आगे जाने में, क्योंकि छोटी बच्ची है तो आगे अगर प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो तो उधर ये काम आ जाएगा। और चेक फॉर डायबिटीज़ भी हम चेक कर सकते हैं, थायराइड फंक्शन चेक कर सकते हैं। मतलब हर चीज़ इसमें जितने भी चीज़ होती है सब चीज़ इसके अंदर चेक करनी है। इसको पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है फिर भी। और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है इस पेशेंट के अंदर? पहली बात तो ये ना छोटी बच्ची है, ठीक है, उसको प्रेग्नेंट हो गई वो, तो उसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि जो उसका जो फीटस होगा ना वो भी छोटा होगा, तो वो होगा आईयूजीआर, जो कि दिख रहा है इसके अंदर अपन को। ऊपर से प्रीटर्म लेबर भी हो सकता है, ठीक है। अब प्रीटर्म लेबर होगा, आईयूजीआर होगा, तो उसको फीटस को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हो सकता है आईयूजीआर और फिर प्रीटर्म लेबर की वजह से। और उसके ऊपर वो यंग मदर है तो उसका पोस्टमार्टम हेमरेज हो जाएगा, ठीक है। यंग मदर में हो सकता है ये, क्योंकि उसका पेल्विस छोटा होगा, फीटस बड़ा होगा, तो उस वजह से है ना हेमरेज हो सकता है ये। उसके अलावा प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे? ये सब कुछ रोकने के लिए कि वो यंग यंग मदर ना बने, मतलब जो प्रेग्नेंट ना हो जाए छोटी एज में, उसके लिए हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर सकते हैं, मतलब उसे काउंसलिंग करेंगे, बताएंगे कि भाई ऐसा नहीं करना है। और कॉन्ट्रासेप्शन बेस्ट क्या है? ओसीपी और बैरियर तो ना मिला के, जो कि है हॉलैंड कॉन्ट्रासेप्शन। उसके अलावा मैनेजमेंट में है ना, एक तो रेगुलर चेकअप हम करेंगे, साथ में हम पुलिस को बता सकते हैं, सोशल डिपार्टमेंट को बता सकते हैं, और उसे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना केस 30। इसमें कोई ऐसा खास डायग्नोसिस नहीं है। आईयूजीआर का है एक, कि आईयूजीआर अपन बता सकते हैं, बाकी प्रेगनेंसी चल रही है, यंग प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसका सब प्रिवेंशन है मेन चीज़। देखो अपन केस नंबर 32, ठीक है। इसके अंदर है ना मेन चीज़ क्या है, ये जो पेशेंट थी ना, इसका ब्रेस्ट स्वेलिंग और सोरनेस और एब्डोमेन डिस्टेंशन वो हर मेंसेस से पहले आता था, मतलब महीने भर नहीं चल रहा है वो, सिर्फ जब मेंसेस आने वाले हैं उसी टाइम आता था, बाद में चला जाता था। तो इसमें अपन है ना अपना दिमाग जाता है थोड़ा प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम, मतलब जब मेंस्ट्रुएशन आने वाले हैं तब ये सिम्टम आते हैं, वरना नहीं आते। और उसी सेम टाइम पे मेंसेस के ही टाइम पे इसको हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, ये भी उसी टाइम पे आ रहे हैं जब मेंसेस आ रहे हैं, उसके अलावा नहीं आते हैं, ठीक है। लास्ट मेंसेस इसको 22 डेज अगो हो रहे हैं, मतलब अभी होने वाला है, वापस से मेंसेस का टाइम आ गया है, ठीक है, तो वापस से मेंसेस इसको आने वाले हैं। तो इसको क्योंकि मेंसेस के टाइम पे सब चीज़ें होती है, इसलिए अपन ने डाला प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम।
इसका ट्राइड होता है। ट्राइड क्या होता है इसका? ब्रेस्ट एंगोजमेंट, ठीक है। उसके अलावा सोरनेस और एब्डोमेन डिस्टेंशन और ब्लॉटिंग, ठीक है। ये सब कुछ दिखेगा अपन को, इस केस में अपन को दिख रहा है तीनों चीज़ें। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अपन क्या करेंगे, क्योंकि है ना ये मेंस्ट्रुएशन से लेना देने वाली चीज़ें हैं, तो प्रोलैक्टिन और सीटीएसएच अपन कर लेते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, साइन ऑफ प्रोलैक्टिनोमा होते हैं। प्रोलैक्टिनोमा में क्या होता है कि है ना जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना उसका वो बड़ा हो गया, तो वो बड़ा हो जाता है, तो एडिनोमा हो जाता है उसका, तो है ना उसमें अपन को हेडेक होता है। और प्रोलैक्टिनोमा की वजह से अपन का ब्रेस्ट स्वेलिंग हो रही है, तो हेडेक ब्रेस्ट स्वेलिंग अपना प्रोलैक्टिनोमा भी होता है। तो उसको रूल आउट करने के लिए अपन प्रोलैक्टिन चेक करेंगे, और साथ में एमआरआई भी कर सकते हैं रूल आउट करने के लिए। उसके अलावा हम ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड करेंगे, ब्रेस्ट का कोई ट्यूमर कैंसर देखने के लिए अगर हो तो। और एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करेंगे क्योंकि इसका ब्लॉटिंग हो रहा है, ठीक है। ब्लॉटिंग हो रहा है तो कोई जीआई कॉज भी हो सकता है, तो उसके लिए अपन एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड कर लेंगे। और है ना पाउच ऑफ डगलस को देखने के लिए कि भाई वो जो ब्लीडिंग हो रही है कहीं अंदर तो नहीं चली जा रही है, अंदर रखी तो नहीं है, उसको देखने के लिए हम पेल्विस का अल्ट्रासाउंड भी करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम बस इतना सेरोटोनिन भी देख सकते हैं कि मूड मूड के लिए हिसाब से कि मूड सही क्यों नहीं है। तो इसके ट्रीटमेंट अपन क्या करेंगे, ट्रीटमेंट मेन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है मेन चीज़, तो जो सिम्टम आ रहा है उससे हम ट्रीट करेंगे। योगा, एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट और फिजियोथेरेपी और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये ज़रूरी चीज़ है, मतलब हेल्दी लाइफ जीने का अपन बोलेंगे उसे। और एश्योरेंस देंगे कि भाई कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा तुम्हारा, कि अपने आप ठीक हो जाता है। और अगर उसे है ना थोड़ा सा ऐसे मेंटल दिक्कत हो रही है, कोई स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा है, तो एसएसआरआई भी दे सकते हैं, पर वो लास्ट में देंगे अगर ये सब कुछ काम नहीं करे तो। और रिफ़र टू साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन, और साइकेट्रिस्ट के पास ही अपन भेज सकते हैं उसको लास्ट में। अब अपन इस पेशेंट को पूछेंगे कि क्या तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए या तुम्हें प्रेगनेंसी चाहिए। अगर कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए इस पेशेंट को तो अपन सीओसीपी दे देंगे, तो सीओसीपी देते हैं ना, उससे जो मेंसेस होता है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है, एमसी जो होती है, वो नॉर्मल हो जाती है सीओसीपी से। तो इसको है ना एबनॉर्मल हो रही है, मतलब वही सब कुछ आ रही है दिक्कतें उससे, तो अपन सीओसीपी दे सकते हैं, तो जिससे कि है ना अपना ये इसके जो सिम्टम आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके अलावा प्रेगनेंसी अगर उसे चाहिए, ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो सीओसीपी दे देंगे, ठीक है। और प्रेगनेंसी चाहिए उसे, तो अपन प्रेगनेंसी चाहिए तो हम सिर्फ उसे सिम्टोमेटिक रिलीव सिम्टम करने के लिए सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, वो सीओसीपी नहीं देंगे, ठीक है। प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो सीओसीपी, प्रेगनेंसी चाहिए तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। नेक्स्ट केस है अपना केस नंबर 33। केस नंबर 33 अगर अपन देखें तो इसको ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग कब हो रही है, जब है ना complaints of bleeding from the genital which began 2 hours ago at the same time as the onset of labor। जब लेबर चालू हुआ उसी टाइम पे उसको ब्लीडिंग चालू हुई, मतलब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसे ब्लीडिंग हो रही है। तो ऐसा कोई कॉज जिसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उनको ब्लीडिंग हो रही है, वो अपन सोचेंगे। इसको फुल टर्म प्रेगनेंसी दिया हुआ है तो अपन पहले लिखेंगे टर्म प्रेगनेंसी, ठीक है। उसका ना इसके स्टेज ऑफ लेबर अपन लिखेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स होता है, इसमें डायलेशन ऑफ सर्विक्स के बारे में दिया हुआ नहीं है। और सेकंड स्टेज में क्या होता है कि फीटस पूरा बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर हुआ। उसके अलावा इसके अंदर सस्पेक्टेड प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया बोले तो कि ये अपना यूट्रस है, तो प्लेसेंटा ऐसे लगा हुआ है, तो प्लेसेंटा थोड़ा सा कवर कर लिया है, ठीक है, इसको ओपनिंग को। तो उसका ओपनिंग को कवर कर दिया, तो फीटस अगर ऊपर भी हुआ ना, कॉन्टैक्ट किया अगर यूट्रस ने, तो है ना फीटस तो ऊपर है लेकिन कॉन्ट्रैक्शन इसके ऊपर दे लगेगा, प्लेसेंटा के ऊपर, तो ये ब्लीडिंग करेगा, ठीक है। तो इस केस में अपन क्या दिया हुआ कि कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, ब्लीडिंग कॉन्ट्रैक्शन साथ में हो रहे हैं, जो कि प्रीविया में होता है। दूसरी बात, बच्चा बहुत ऊपर है, हाई लाइंग हाई अबव द एंट्रेंस ऑफ द स्मॉल पेल्विस। बच्चा है बहुत ऊपर है फिर भी ब्लीडिंग हो रही है, मतलब बच्चा तो ऊपर है लेकिन एंट्रेंस में क्या है, प्लेसेंटा है, तो उससे ब्लीडिंग आ रही है। तो ये 2 पॉइंट फेवर कर रहे हैं अपने प्लेसेंटा प्रीविया को। और इसकी इन्वेस्टिगेशन में अपन क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, ताकि हम कंफर्म करें कि भाई प्लेसेंटा प्रीविया है या नहीं है। उस चीज़ के लिए सीबीसी एलएफटी कोगुलोग्राम करेंगे क्योंकि ब्लीडिंग का केस है। मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, अगर कंप्लीट प्रीविया, ठीक है, पूरा कवर कर दिया प्रीविया ने, पूरा एक्शन रोज, तो अपन सी सेक्शन करेंगे, क्योंकि ओपनिंग ही क्लोज है तो बच्चा कहाँ से आएगा, सी सेक्शन करना पड़ेगा। रिस्क फैक्टर में क्या होगा कि अगर यूट्रान की वॉल अगर डैमेज होगी कोई भी कारण से, ठीक है, और या फिर यूट्रान के है ना लेस स्पेस है, ठीक है, ये 2 चीज़ बोलनी नहीं है, 2 चीज़ दिमाग में रखनी है। वॉल डैमेज मतलब कि अगर मान लो मायोमा है, अबॉर्शन है, या फिर एंडोमेट्राइटिस से इन्फेक्शन है, तो इन सब चीज़ों से वॉल डैमेज होती है, ठीक है। इस केस में अबॉर्शन है, इसको बहुत सारे अबॉर्शन हुए जिससे वॉल डैमेज हो रही है।
और यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। तो मतलब अगर मान लो बाइकॉन्ड्योट है या फिर सेप्टेड यूट्रस है तो स्पेस कम हो जाती है, तो उसमें भी प्रीवी अपन को मिल सकता है, ठीक है। ये नहीं बोलने का है, ये याद करने के लिए, ये सब बोलने का है। तो अपना हो गया केस नंबर 33। नेक्स्ट केस है अपना केस नंबर 36। इसके अंदर क्या, बाथरूम ग्लैंड एब्सेस। तो बाथरूम ग्लैंड का एक्स्ट्रा वल्वा होता है ना, इसके इधर 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 ग्लैंड होता है, ठीक है। ये तो उसका है ना, अगर उसका एब्सेस बन जाता है तो उसको बाथरूम ग्लैंड एब्सेस बोलते हैं। एब्सेस मतलब इन्फेक्शन है, ठीक है। इन्फेक्शन मतलब स्वेलिंग, ठीक है। हॉट होगा, ये टेम्परेचर इसका हॉट होगा, रेडनेस होगी, उसके अलावा फ्लक्चुएशन, एब्सेस है तो फ्लक्चुएशन होगा, ठीक है। एब्सेस के अंदर फ्लक्चुएशन दिखता है। तो अपन इसमें देखेंगे क्वेश्चन में, तो इसमें दिया हुआ है पेनफुल ट्यूमर लाइक फॉर्मेशन। पेनफुल है पहली बात, ट्यूमर लाइक फॉर्मेशन, ट्यूमर है एक्सटर्नल जेनिटल एरिया पे, ठीक है। इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, फीवर आ गया इन्फेक्शन की वजह से 36-39 डिग्री। स्वेलिंग अपीयर्स एट द राइट लेबिया, ठीक है, बाहर की तरफ है राइट लेबिया में। उसके अलावा सोरनेस, स्वेलिंग, रेडनेस, ठीक है, ये सब इन्फ्लामेशन के अपन को साइन दिख रहे हैं राइट लेबिया पर। और नो परमानेंट सेक्सुअल पार्टनर, ठीक है। तो मतलब एसटीडी भी हो सकता है, इसको एसटीडी की वजह से ऐसा हुआ हो, ये भी हो सकता है। तो ये बार्थोनिक ग्लैंड का ये, और ऊपर से फ्लक्चुएशन दिया हुआ है, तो बार्थोनिक ग्लैंड एब्सेस है ये। और सस्पेक्टेड इनफर्टिलिटी, ये क्यों, क्योंकि है ना ये नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रेगनेंसी। प्रोटेक्टिव प्रेगनेंसी से प्रोटेक्ट मतलब कॉन्डम यूज़ नहीं कर रहे हैं, और फिर भी इसको एक ही प्रेगनेंसी हुई अभी, और वो एक प्रेगनेंसी कब हुई थी, 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले उसको प्रेगनेंसी हुई थी। और अब 5 साल से अब तक इसको प्रेगनेंसी नहीं हुई, मतलब 5 साल से इसको प्रेगनेंसी नहीं हुई लगभग, ठीक है। तो मतलब इसको सस्पेक्टेड इनफर्टिलिटी है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इसके लिए अपन इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन है तो उसके लिए अपन सीबीसी करेंगे, इन्फेक्शन है तो उसको बैक्टीरिया को देखने के लिए पीसीआर करेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे, और ब्लड सैम्पलिंग करेंगे किसके लिए, सिफिलिस, एचआईवी, हेपेटाइटिस, ये सब एसटीडी के हैं, ठीक है। एसटीडी क्यों हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि इसकी एज अपन देखें, एज 36 है, तो सेक्शुअली एक्टिव है। ऊपर से ये ना कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, एज इसकी 28 है, ठीक है। सेक्शुअली एक्टिव है, प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब सेक्शुअली ट्रांसमिट डिजीज़ होने के चांस ज़्यादा है। तो इसके ट्रीटमेंट में अपन क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। इसके ट्रीटमेंट में अपन क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे क्योंकि इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक देंगे क्योंकि इसको फीवर है, और ड्रेनेज ऑफ एब्सेस करेंगे क्योंकि इसको एब्सेस है। एंटीबायोटिक कौन से देंगे, 3 एंटीबायोटिक देंगे अपन, सेफ्ट्राक्सन देंगे, डॉक्सीसाइक्लिन देंगे, मेट्रोनिडाजोल देंगे, ठीक है। तीनों आईवी फॉर्म में देंगे, और देंगे 10 to 14 डेज़ के लिए। ये इसका हो गया ट्रीटमेंट। इसके फॉलोअप में क्या करेंगे, प्रिवेंशन इसका क्या होता है, इसको बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करने का बोलेंगे, मतलब कॉन्डम यूज़ करने का बोलेंगे। प्रिवेंट मल्टीपल पार्टनर, ठीक है, सिंगल पार्टनर के साथ रहने का बोलेंगे। क्रॉनिक पेल्विक पेन अगर उसे हो तो उसे बोलेंगे कि हमारे पास आ जाना, डॉक्टर के पास जाना अगर पेल्विक पेन उसे हो वापस से। सर्वाइकल कैंसर के लिए उसे फॉलोअप करना पड़ेगा, बार बार चेक कराना पड़ेगा। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए भी उसको फॉलोअप कराना पड़ेगा जब भी प्रेग्नेंट होगी तो, क्योंकि इन्फेक्शन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया अपना केस नंबर 36। तो नेक्स्ट केस अपना केस नंबर 41। तो ये है ना, जो ये रेगुलर फॉलोअप के लिए आई है, इसको कोई दिक्कत नहीं है इस पेशेंट को भी। 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है, तो इसका डायग्नोसिस अपन लिखेंगे प्रेगनेंसी 12 वीक्स, ठीक है, ये लिख दिया। उसके अलावा एक आता है चीज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलेटस, ये कब होता है, 24 वीक्स के बाद में होता है। इससे पहले जो होता है ना, वो नॉर्मल डायबिटीज़ मेलेटस होता है। उसके अलावा जेस्टेशन डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है ना, उसके अंदर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 5.1 से 7 के बीच में होता है। और डायबिटीज़ मेलाइटिस जो नॉर्मल वाला होता है क्रॉनिक, उसके अंदर 7 से ज़्यादा होता है। तो इस केस में दो चीज़ फेवर कर रही है, एक तो 24 से ज़्यादा नहीं है, मतलब जेस्टेशन नहीं है, 24 से कम है, 24 वीक से कम है, तो ये हो गया डायबिटीज़ मेलाइटिस नॉर्मल वाला। ऊपर से 7 से ज़्यादा है, ठीक है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, तो ये हो गया डायबिटीज़ मेलाइटिस नॉर्मल वाला। तो अपन इधर लिखेंगे सस्पेक्टेड डायबिटीज़ मेलाइटिस इसके डायग्नोसिस के अंदर। तो ये हो गया। उसके अलावा जो डायबिटीज़ का चेकअप हम करते हैं 22 से 24 वीक तक के बीच में करते हैं, क्योंकि जेस्टेशन डायबिटीज़ मेलाइटिस इसी टाइम पे आता है। उसके अलावा मैनेजमेंट में इसको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, क्योंकि इसको जो डायबिटीज़ है वो एंडोक्राइन का मतलब दिक्कत है, कोई प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज़ नहीं है इसको। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है डायबिटीज़ के, मैक्रोसोमिया हो सकता है, और मैक्रोसोमिया की वजह से पीपीएच हो सकता है। प्री एक्लेम्सिया हो सकता है। उसके अलावा हाइपोग्लाइसेमिया इन बेबी हो सकता है, पॉलीहाइड्रोमनियस हो सकता है, और प्रीटर्म लीवर हो सकता है, ठीक है। ये सब इसके कॉम्प्लिकेशन हो गए 41 केस के। नेक्स्ट केस है केस नंबर 50।
इसके अंदर देखो दिया हुआ है कि 30 वीक्स की प्रेगनेंसी है, ठीक है, तो अपन लिखेंगे प्रेगनेंसी 30 वीक्स, ये हो गया। उसके अलावा दिया हुआ कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट, मदर को हार्ट डिफेक्ट था तो कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट लिख दिया। उसका एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट लिख दिया, सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसका पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके अलावा इसका है ना पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने की वजह से इसके राइट एट्रियल डायलेशन हो गया, और ये है ना हार्ट फेलियर हो गया, क्योंकि इसका है ना एडिमा होने लग गया पूरी बॉडी के अंदर, लोअर एक्सट्रीमिटी में एडिमा हो गया, डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर, इसलिए वेट गेन हो गया एडिमा की वजह से, और सब कुछ मतलब ये सब एडिमा वाले साइन अपन को दिखने लगे जितने भी हैं, तो ये सब दिखने मिले तो अपन लिखा हार्ट फेलियर, ठीक है, क्योंकि एडिमा दिख रहा है इस वजह से हार्ट फेलियर, और राइट एट्रिया का भी डायलेशन है वगैरह। इन्वेस्टिगेशन अपन क्या लिखेंगे, CBC LFT कोगुलोग्राम, ठीक है, क्योंकि अपन आगे जाके सी सेक्शन करने वाले हैं, तो बहुत सारी ब्लीडिंग होगी। इको करेंगे हार्ट फेलियर देखने के लिए, BNP करेंगे हार्ट फेलियर देखने के लिए। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, क्योंकि इसको है ना कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है मदर को, तो है ना अपन को जल्दी से जल्दी बच्चा बाहर निकाल देना है। तो 30 वीक्स की प्रेगनेंसी, ठीक है, मतलब बच्चा मैच्योर नहीं है उसका लंग, तो अपन है ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड 28 आवर्स के लिए, ठीक है। उसका लंग मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद अपन कर देंगे सी सेक्शन, और इसको है ना जो फीमेल है मदर, उसको अपन कार्डियोलॉजिस्ट के पास में रेफर कर देंगे सेप्टल डिफेक्ट बंद करने के लिए। अपना नेक्स्ट केस है केस नंबर 47। केस नंबर 47 में लिखा पहला है कि प्रेगनेंसी 9 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, ये तो दिया हुआ 9 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। उसका हाइपर एमेसिस, क्योंकि इसको सीवियर वॉमिटिंग आ रही है, नोजिया वॉमिटिंग वीकनेस जो है ना उसको सीवियर आ रही है बहुत पहले से। उसके तो हाइपर एमेसिस मतलब कि ज़्यादा वॉमिट आना, और हाइपर एमेसिस ग्रेविडी मतलब ज़्यादा वॉमिट आना प्रेगनेंसी के टाइम पे। और इसके अलावा इसको हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है। हाइपोवॉल्यूमिक क्यों, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम हो गया है, वॉल्यूम मतलब ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो गया बॉडी के अंदर, और फ्लूइड का वॉल्यूम कम होना मतलब डिहाइड्रेशन होना, डिहाइड्रेशन कम होगा, डिहाइड्रेशन होगा मतलब स्किन इज ड्राई से पता चला डिहाइड्रेशन हो रहा है, और स्किन टर्गर इज रिड्यूस से पता चला डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो अपन इधर लिखेंगे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ है, वॉमिट की वजह से डिहाइड्रेशन हुआ है। और शॉक का अगर अपन ग्रेड निकालेंगे तो इधर अपने ग्रेड निकलेगा अपन, तो 100/90 करेंगे पल्स पल्स और सिस्टोली BP को, तो 1.1 आएगा, जो कि ग्रेड 1 में आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा मेटाबॉलिक एसिडोसिस लिखा अपन डायग्नोसिस में, क्यों, क्योंकि इसको स्मेल आ रही है, इसके एसीटोन की स्मेल आ रही है इसके मुंह से, ठीक है, जो दिया हुआ अपन को इधर से, स्मेल ऑफ एसिटोन फ्रॉम द माउथ, एसीटोन मतलब एसिड है, एसिड से बनता है, ठीक है, तो एसिडिक स्मेल आ रही है, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस को शायद हो रहा है, क्योंकि रेस्पिरेशन की तो कोई दिक्कत है नहीं इसको, तो दूसरी चीज़ हुई मेटाबॉलिक, तो मेटाबॉलिक की दिक्कत है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है इसको शायद, तो इधर अपने लिखा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और अपन इस केस में इन्वेस्टिगेशन में रूल आउट करेंगे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस को भी आगे जाके, क्योंकि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो सकता है। और दिया हुआ हिस्ट्री में क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस दिया हुआ है, ठीक है, कि अपन है ना उसको भी रूल आउट करेंगे कि एसिडोसिस का कारण जो है एसीटोन का, उसका गैस्ट्राइटिस तो नहीं है। उसके अलावा जो है ना हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम होता है ना, जो वॉमिटिंग ज़्यादा प्रेगनेंसी में सभी लोगों को नहीं होता, कुछ कुछ लोगों को होता है, तो क्यों कुछ को होता है, तो इसके क्वेश्चन में मैम ने रीज़न दिया है, जो भी मैम ने खुद ने रीज़न दिया, मैं नहीं बता रहा, ये मैम ने बोला है कि जो अनमेरिड लोग होंगे उसको स्ट्रेस ज़्यादा होगा, तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो उसको वॉमिटिंग ज़्यादा आएगी, तो ऐसा कुछ है, तो शायद ऐसा रिलेशन हो सकता है ऐसा। इसके इन्वेस्टिगेशन में क्या है, CBC LFT कोगुलोग्राम सब में करते हैं। ABG करेंगे हम, क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है, एसिडोसिस को देखने के लिए अपन मतलब कोई ऐसा एसिड बेस डिफरेंस होता है तो उसको अपन ABG करते हैं। ऊपर से वॉमिटिंग हो रही है तो इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकलेंगे, सोडियम पोटेशियम बाहर निकलेंगे, तो उसके लिए अपन इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे। उसके अलावा इसको है ना डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो सकता है, क्योंकि इसको एसिडोसिस तो हो ही रहा है, तो उसको चेक करने के लिए अपन फास्टिंग ब्लड शुगर करेंगे, या फिर HbA1c करेंगे, ठीक है, ये दोनों अपना डायबिटीज़ को चेक करते हैं। उसके बाद में अपन एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, क्योंकि GI कॉज हो सकता है वॉमिट का। पेल्विक का अल्ट्रासाउंड करेंगे कि प्रेगनेंसी चेक करने देखने के लिए भाई कितना हो गया बच्चा, कितना साइज़ का। इसके अलावा ट्रीटमेंट देखें, ट्रीटमेंट में सबसे पहले अपन शॉक को ट्रीट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जब भी शॉक होता है क्वेश्चन में, तो अपन हमेशा ट्रीटमेंट में सबसे पहले शॉक को ट्रीट करते हैं। इसके अलावा इसको उल्टी आ रही है तो एंटीएमेटिक देंगे, एंटीएमेटिक क्या देंगे, मेटोक्लोप्रामाइड देंगे प्रेगनेंसी के लिए। IV फ्लूइड्स देंगे क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है, वॉमिटिंग आ रही है, इलेक्ट्रोलाइट लूज़ हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे इसको। और जो खाना वाना नहीं देंगे फिलहाल, क्योंकि वॉमिट आ जा रही है, NPO रखेंगे, मतलब खाना नहीं देंगे, नील पर ओरल रखेंगे। इसके अलावा ईट इन स्मॉल पोर्शन, थोड़ा थोड़ा खाना खिलाएंगे इसको, ठीक है, फ्रिक्वेंटली लेकिन थोड़ा थोड़ा। रिस्क फैक्टर क्या होता है कि किसको ज़्यादा वॉमिट आती है प्रेगनेंसी में,
मोलर प्रेगनेंसी तो आती है, मल्टीपल फीटस है तो आती है। ठीक है, ये तो हो गया प्रेगनेंसी वाला है। जनरली किसको आ सकता है, मतलब प्रेगनेंसी ना कॉज हो, कोई और कॉज हो के, कोई जीआई जैसा कुछ या फिर कोई और कॉज, तो पाइलोनेफ्राइटिस में हो सकता है, पेंक्रेटाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस, एपेंडिसाइटिस और भी बहुत सारे जीआईटी के कॉज। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, 47।